मैं मनोज कुमार सिंह, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छात्रों, आज के व्याख्यान में विगत व्याख्यान के अगले भाग को प्रस्तुत करते हुए मैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में बात करूंगा। विगत व्याख्यान के अंशों पर अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आदिकाल के प्रसिद्ध रचनाकार चंद्रवरदाई और उनकी प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो एक लोकप्रिय ग्रंथ है और इसके प्रकाशन के साथ ही इसके साथ जो विवाद जुट गया उसकी प्रामाणिकता को लेकर उस पर तमाम बहसें हुई। विगत के व्याख्यान में जिन आधारों पर पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित किया जाता है वो उसमें पृथ्वीराज रासो में वर्णित ऐतिहासिक तिथियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों की तुलना ऐतिहासिक तथ्यों से और इतिहास से करने पर जो मेल प्राप्त नहीं होता है, जो ऐतिहासिक शिलालेखों और स्रोतों से जिसका मेल नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण उस पर संदेह, विद्वानों का संदेह गहरा हो जाता है कि वो जैसा कि दावा किया जाता है, जैसा कि लोक में प्रचलित है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन और उनके अभिन्न मित्र थे। हम लोगों ने विगत व्याख्यान में उसकी ऐतिहासिकता को लेकर जो अभी तक विद्वानों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन तर्कों की हम लोगों ने पड़ताल की थी। उसी का आगे बढ़ाते हुए कि जब ऐतिहासिकता के संदर्भ में जो अंतर मिलता है ऐतिहासिक स्रोतों और उसमें वर्णित घटनाओं के बीच जो तालमेल पड़ताल करने पर जो दोनों के बीच जो मेल नहीं उपस्थित होता है, जिसके कारण उस पर संदेह किया जाता है, उसकी पड़ताल हम लोगों ने की। लेकिन उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। अगर ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ के रूप में उसे मानकर हम उसकी पड़ताल करेंगे तो इतिहास से के स्रोतों से उसका तालमेल नहीं होगा। इसे काव्य ग्रंथ ही माना जाना चाहिए। और काव्य ग्रंथ में आप सभी को मालूम है कि कवि कविताओं की रचना, महाकाव्यों की रचना अपने कल्पना के आधार पर करता है और उसे छूट रहती है कि अपने रचना में कल्पना का इस्तेमाल कर इतिहास ग्रंथ वो लिखता नहीं रहता, वो काव्य लिख रहा है। वो काव्य लिखने के दौरान उसकी जो निजी स्वतंत्रता होती है, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता की खोज निरर्थक होता है। काव्य ग्रंथ है, वो इतिहास ग्रंथ नहीं है। फिर भी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर यह प्रश्न और विस्तार को पाता है और ये भी प्रश्न साथ में खड़ा होता है कि कवि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे या नहीं थे। उन्होंने पृथ्वीराज के काल में ही पृथ्वीराज रासो की रचना की कि उसके बाद की रचना की। इस दृष्टि से अगर हम रचनाकार और रचना काल के संदर्भ में हम पड़ताल करते हैं तो इस काव्य का रचना काल भी के संदर्भ में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। हीरानंद ओझा जी इसके रचना काल को, इसकी भाषा, इसके
छंदों की बनावट आदि के आधार पर इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी भी पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य इसे नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासों के महत्वपूर्ण संपादक, जो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, उनके अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासों की रचना संवत 1400 ईस्वी के लगभग हुई मानी जा सकती है, इससे पूर्व की नहीं। विद्वान रासों को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे, इस बात में भी संदेह करने लगे कि चंद नामक कोई रासोकार कवि हुआ भी था या नहीं। इसी बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि जिनविजय जी ने के संग्रह के अंश जय चंद प्रबंध ही में 4 ऐसे छप्पयों की खोज हुई। 4 ऐसे छप्पयों का अनुसंधान किया गया जो चंद के नाम से वर्णित है। इनमें से 3 छप्पय पृथ्वीराज रासों में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ था, अतएव इस कारण इसमें संकलित छप्पय इसके पूर्व के ही होने चाहिए। इसी आधार पर मुनि जिनविजय जी ने का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद्रवरदायी कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष थे और वह दिल्ली के राजा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका राज कवि थे। चंद्रवरदायी ने ही पृथ्वीराज चौहान के क्रियाकलाप का वर्णन करने के लिए देश से प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की, जो पृथ्वीराज रासों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 4 छप्पयों के मिल जाने से मुनि जिनविजय के जयचंद प्रबंध में इन 4 छप्पयों के मिल जाने से यह तो निश्चित हो गया कि यह रचना 14वीं सदी के पूर्व इस रचना को करने वाले रचनाकार चंद नामक कोई कवि हुआ था। साथ ही ये भी प्रमाणित हो जाता है कि उसने अर्थात चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था। साथ ही यह भी पुष्ट होता है कि वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मौजूद है। इन तथ्यों के उद्घाटन के बाद एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि वर्तमान रूप में जो रासों उपलब्ध है उसमें कितना प्रक्षेप किया गया है, कितना बाद के कवियों ने उनमें अपने रचनाओं को रचकर चंद के नाम से लोकप्रिय बनाया है। तो इसका मूल पाठ क्या है, इसको लेकर अब पड़ताल शुरू होती है और विद्वानों के बीच कि पृथ्वीराज रासों के अभी जो 4 पाठ मिलते हैं, एक बृहत, बृहत्तम, लघु और लघुतम। लघुतम लघु में, लघु बृहत में और बृहत बृहत्तम में प्रायः अंतर्भुक्त है। अर्थात जो लघु अंश मिलता है, लघु पाठ्य मिलता है, वो बृहत्तम में समाहित है, लघुतम पाठ लघु में समाहित है और बृहत पाठ बृहत्तम में पर समाहित है। रासों का मूल रूप क्या था, इस विषय पर भी विद्वानों ने बहुत माथापच्ची की।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्राप्त अर्थात काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पाठ को भट्ट भणंत कहा था। उनके अनुसार अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नामक कोई कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत कुछ कल्पित भट्ट भणंत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समकालीन मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में यह उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि चंद नाम का कोई कवि था, वो ये उनकी मान्यता यह लगती है कि वो कहते हैं कि उनके नाम से उनके बाद उनके आगे के उत्तराधिकारियों ने उत्तराधिकारियों के संरक्षण में ये पृथ्वीराज रासो की को रचना की गई और पृथ्वीराज चौहान की वीरता को लेकर ग्रंथ लिखवाया गया। कहने का अर्थ है कि चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का प्रवर्ती है। उसकी पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में प्रवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया है। मूल रूप स्वल्प था। रासो में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्रवरदाई का लिखा हुआ नहीं है। जब गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहीं पहुँचे। जाते समय उन्होंने रासो की प्रति को अपने पुत्र जलहण को सौंपी और कहा कि इसे पूरा कर देना। उसमें जो अंश है कि पुस्तक जलहण हथ दे चली गजन निरपकाज। कविराज मोहन सिंह का विचार है कि रासो कार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया है जिसमें हम रासो के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासो में एक दोहा इस प्रकार है: छंद प्रबंध कवित यति साटक गाह दुहुत लघु गुरु मंडित खंड यह पिंगल अमर भरत। अर्थात कवित साटक गाहा दोहा नामक छंद प्रबंध में है। यह प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित है और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। इससे प्रमाणित होता है कि मूल रासों में कवित्त, साटक, गाहा और दोहा इन्हीं छंदों का प्रयोग किया गया था। रासों के मूलतम रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए कि इन चार छंदों में रचित पंक्तियों को रखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लेना चाहिए। यह मान लेना चाहिए कि इससे इतर जो छंद में रचनाएं की गई हैं वो बाद के कवियों द्वारा जोड़ी गई हैं। लेकिन फिर यह भी दिक्कत है यह होती है कि यह बात कैसे मान लिया जाए कि प्रवर्ती काव्य के प्रक्षेप इन चार छंदों में नहीं किए गए होंगे। क्या प्रक्षेप करने वालों ने इन छंदों को छोड़कर प्रक्षेप किया होगा? संभवतः इसलिए कविराज मोहन सिंह के इस विचार को मान्यता नहीं मिली। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि के रूप में तो चंद्रवरदाई थे, लेकिन चंद्रवरदाई कब थे ये निश्चित नहीं हो पाया है। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसलिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर जो भी तर्क
दिए जाते हैं, विद्वानों में मतभेद है, उसका उचित आधार है। उसके उचित आधार होने के बावजूद भी अगर इसे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में इसे मूल्यांकित करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो स्वाभाविक है उसमें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होगा। लेकिन इसे काव्य ग्रंथ के रूप में अगर इसका अन्वेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, पड़ताल करेंगे, तो हम इसके काव्यत्व और चंद्रवरदाई के कवित्व की से प्रभावित होंगे और हम सब उसकी कवित्व की चर्चा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो काव्य के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में आज भी प्रसिद्ध है और प्रबंध काव्य के रूप में इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।